प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में दूसरे पार्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कल मैंने संयुक्त पूंजी कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी की थी। कंपनी के बारे में जानकारी की थी। कल मैंने आपको बताया था कि कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा संघ होता है जो किसी कारोबार को चलाने के लिए एकत्रित होते हैं, किसी कारोबार को चलाने के लिए एकत्रित होते हैं, जो कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा शासित होता है, जिसकी पूंजी सीमित दायित्व वाले अंशों में विभक्त होती है, जिसकी अपनी सार्वभौम मुद्रा होती है, इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ये कल मैंने आपको बताया था। एक सामान्य नॉर्मल जानकारी हम लोगों ने की थी। उसके बाद में कंपनी अधिनियम 2013 का परिचय हम लोगों ने किया था। इससे पहले की जो बुक्स थी 2019 से पहले, इसमें कंपनी अधिनियम 1956 लागू होता था, लेकिन उसके बाद में इसका संशोधन करके कंपनी अधिनियम 2013 बनाया गया। कंपनी अधिनियम 2013 29 अगस्त 2013 में राष्ट्रपति ने इस पे अपनी सिग्नेचर करके इसके ऊपर मोहर लगा दी। उसके बाद में कंपनी अधिनियम 2013 में अस्तित्व आया। उसकी विशेषता वगैरह जो इसकी जानकारी कल मैंने आपको बताई थी। ये कंपनी अधिनियम जो होता है उसमें 29 अध्याय हैं, 470 धाराएं हैं और 7 अनुसूचियां हैं। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी का वर्गीकरण। कंपनी का वर्गीकरण, कंपनी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का वर्गीकरण। अध्ययन की दृष्टि से कंपनी का वर्गीकरण या कंपनी के जो प्रकार हैं उसको समझने के लिए अध्ययन की दृष्टि से कंपनी को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कंपनी को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। पहला है निर्माण एवं सृजन स्रोतों के आधार पर, सृजन स्रोतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर निर्माण एवं सृजन स्रोतों के आधार पे कंपनी का वर्गीकरण, निर्माण एवं सृजन स्रोतों के आधार पे कंपनी का वर्गीकरण। उसके बाद में है कंपनी के सदस्यों के दायित्व के आधार पर वर्गीकरण, दायित्व के आधार पर वर्गीकरण, दायित्व के आधार पर वर्गीकरण, निर्माण एवं सृजन स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण और कंपनी के सदस्यों के दायित्व के आधार पर वर्गीकरण। निर्माण एवं सृजन स्रोतों के आधार पर कंपनी का जो वर्गीकरण है इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है शाही आज्ञापत्र, द्वारा निर्मित कंपनी, शाही आज्ञा पत्र द्वारा निर्मित कंपनी। दूसरा है संसद के
विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी, संसद के विशेष विधेयक द्वारा निर्मित कंपनी, तीसरा जो आता है अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी, इस प्रकार से निर्माण एवं सृजन स्रोतों के आधार पे जो कंपनी होती है उसको तीन भागों में बांटते हैं। एक है शाही आज्ञा पत्र द्वारा निर्मित कंपनी, दूसरी है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी, और तीसरा आता है अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी। तीन भागों में बांटते हैं। कंपनी के सदस्यों के दायित्व के आधार पे जो है दो भागों में बांटते हैं। सीमित दायित्व वाली कंपनी, सीमित दायित्व वाली कंपनी, और दूसरी है गारंटी द्वारा दायित्व वाली कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, सीमित दायित्व वाली कंपनी। इस प्रकार से कंपनी के सदस्यों के दायित्व के आधार पर जो कंपनी है उसको दो भागों में बांटते हैं। सीमित दायित्व वाली कंपनी और गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। अब निर्माण एवं सृजन स्रोतों के आधार पर साथ साथ कर लेते हैं, काफी है इसलिए। निर्माण एवं सृजन स्रोतों के आधार पर शाही एवं आज्ञा पत्र द्वारा जो कंपनी होती है, यह वह कंपनी होती है जिसमें ऐसी कोई कंपनी जिसका निर्माण किसी शासक या सम्राट के द्वारा, ऐसी कोई कंपनी जिसका निर्माण किसी शासक या सम्राट के द्वारा शाही आज्ञा पत्र के आदेश द्वारा जिस कंपनी का निर्माण होता है, जिस कंपनी का निर्माण किया गया है, उसको शाही आज्ञा पत्र द्वारा निर्मित कंपनी के नाम से जाना जाता है। शाही आज्ञा पत्र द्वारा निर्मित कंपनी के नाम से जाना जाता है। जैसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका एग्जाम्पल है। तो शाही आज्ञा पत्र द्वारा निर्मित कंपनी वो होती है जो किसी सम्राट या शासक के आदेशानुसार शाही पत्र या शाही आज्ञा या पत्र के आदेशानुसार जिस कंपनी का निर्माण होता है उसको शाही आज्ञा पत्र कंपनी के नाम से जाना जाता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका निर्माण 1600 ईस्वी में किया गया। दूसरी जो कंपनी आती है वो आती है संसद के विशेष अधिनियम या विधानसभा में किसी विशेष विधेयक द्वारा जो पारित की जाती है, ये इसके अंतर्गत आती है। किसी विशेष विधान द्वारा जो पारित की जाती है, विधेयक द्वारा जो जिसकी स्थापना की जाती है, इस प्रकार की कंपनी जो संसद होता है लोकसभा और राज्यसभा,
लोकसभा और राज्यसभा में इसके लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसके बाद में विधेयक बनता है और विधेयक के ऊपर कानूनी अनुमति प्राप्त होती है। वह लोकसभा में 2/3 समर्थन से प्रस्ताव पास होता है विधेयक, उसके बाद में वह राज्यसभा में भेज दिया जाता है, वहां 2/3 समर्थन से पास होता है, राष्ट्रपति उस पर अपनी सिग्नेचर कर देता है। तो इस प्रकार से कंपनी का निर्माण हो जाता है। विशेष कानून या विशेष विधेयक के द्वारा जो कंपनी का निर्माण होता है। संसद में, राज्यों में आप जानते हो विधानमंडल होता है, राज्यों में संसद की जगह विधानमंडल होता है, वहां पे लोकसभा होती है, यहाँ पे विधानसभा होती है, ऊपर राज्यसभा होती है या विधान परिषद होती है। लेकिन हमारे देश में केवल 7 ही राज्य ऐसे हैं जहां पे दोनों हैं, जहां पे विधानसभा भी और विधान परिषद भी है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में विधानसभा ही है जिसके 200 सदस्य हैं। ये चीजें राजनीतिक विज्ञान की है। लेकिन यहाँ पे हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि संसद के विशेष कानून या विधानसभा के विशेष कानून द्वारा निर्मित कंपनी जो होती है उसको बोला जाता है संसद के विशेष अधिनियम या कानून द्वारा निर्मित कंपनी। जैसे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, ये भी इसी के द्वारा है। विद्युत निगम है, इसका निर्माण भी इसके द्वारा है। औद्योगिक वित्त निगम है, इसका निर्माण भी इसके द्वारा। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन जो है, इस प्रकार की कई जो कंपनियां हैं जिनका निर्माण संसद या विधानसभा द्वारा किया गया है। तो ये आपके दूसरे प्रकार के। तीसरा जो आता है अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी। अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी, अधिनियम कौन सा? कंपनी अधिनियम। कंपनी अधिनियम द्वारा जो निर्मित कंपनी होती है, कंपनी अधिनियम जैसे 1956 कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा निर्मित कंपनी, या इससे पहले कंपनी संबंधी कोई जो अधिनियम बनाया गया था उसके अंतर्गत भी किसी प्रकार की कंपनी का निर्माण किया जाता है तो वो कंपनी भी मान्य होगी। यह कंपनी अधिनियम 2013 जो बनाया गया है, 2013 से पूर्व अधिनियम के अनुसार जो कंपनी का निर्माण हुआ है उसको कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी के नाम से जाना जाता है। कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से निर्माण एवं सृजन स्रोतों के आधार पर, निर्माण एवं सृजन स्रोतों के आधार पे कंपनी को 3 भागों में हम लोगों ने बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। निर्माण एवं सृजन स्रोतों के आधार पे 3 भागों में। शाही आज्ञा पत्र द्वारा निर्मित कंपनी जो है, दूसरी संसद के विशेष कानून या अधिनियम द्वारा जो है, और कंपनी अधिनियम। 3 भागों में बांटा। दूसरा जो आता है बी का, वह है सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार, आधार पर कंपनी के प्रकार, सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार। इसको जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है सीमित दायित्व वाली कंपनी, दायित्व वाली कंपनी, सीमित दायित्व वाली कंपनी। सीमित दायित्व वाली कंपनी वह है जिसके अंशों तक सदस्यों द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक उनका दायित्व सीमित रहता है। इस प्रकार की जो कंपनी होती है उसमें लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। सीमित के लिए लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार की जो कंपनी होती है, तो सीमित दायित्व वाली कंपनी जो है अंशों के अंकित मूल्य तक, अंशों के अंकित मूल्य तक या अंशों के अंकित मूल्य के चुकता न किए गए भाग तक सीमित होता है। चुकता न किए भाग तक सीमित होता है। आप लोग जानते हो
जो अंशधारी कंपनी के जो अंश खरीदते हैं, कंपनी जो है उसको अंशधारियों से एक साथ जो उनकी राशि होती है वो वसूल नहीं करती। जैसे कंपनी की फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड कॉल होती है, थर्ड कॉल होती है या फोर्थ कॉल होती है। इस प्रकार से किसी भी अंशधारी ने 3 कॉल जो है उसके ऊपर राशि चुका दी गई अंशों की, और चौथी कॉल का अगर अभी बकाया है, चौथी कॉल की राशि अगर अभी बकाया है, अनपेड अगर अभी है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी का अगर समापन होता है तो कंपनी चौथी कॉल की जो राशि बकाया होती है उसकी मांग कर सकती है और वो अंशधारी को चुकाना पड़ सकता है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि जितने रुपए के अंश खरीदे हैं उतने रुपए तक ही उसका दायित्व होता है, अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित दायित्व माना जाता है। अगर बकाया राशि है तो वो भी अंशधारी को चुकानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं सीमित दायित्व वाली कंपनी। दूसरा जो आता है वो है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी वो होती है जिसके अंतर व्यक्ति जो होते हैं अंशों को क्रय नहीं करते। ये इसमें दोनों कंडीशन भी हो सकती हैं, अंशों को क्रय भी कर सकते हैं और गारंटी भी दे सकते हैं। लेकिन गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के अंतर्गत ये बात महत्वपूर्ण होती है कि सदस्य ने कितने रुपए तक की, कितनी राशि तक के लिए गारंटी दी है, कितनी राशि तक की उसने गारंटी दी है। जैसे मान लीजिए कि 50,000 रुपए तक की गारंटी दी है तो कंपनी समापन पर पे उस अंशधारी का जो दायित्व होता है वो 50,000 तक ही होता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। तो सदस्य के द्वारा दी गई गारंटी तक ही उनका जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में अंश पूंजी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हो सकती हैं। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाले जो होती है अंश पूंजी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। किसी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में अंश पूंजी है तो उसके सदस्यों का दोहरा दायित्व होता है। अंश पूंजी है तो उसका दोहरा दायित्व माना जाएगा। एक तो अंशों के अंकित मूल्य तक है, दोहरा दायित्व कैसा होता है, एक तो अंशों के अंकित मूल्य तक होता है, दोहरा दायित्व होता है, एक तो अंशों के अंकित मूल्य तक होता है और दूसरा उसके द्वारा दी गई गारंटी तक होता है, दूसरा उसके द्वारा दी गई गारंटी तक सीमित होता है। अगर दोहरा दायित्व है इसलिए बोलते हैं अगर उसने अंश भी क्रय किए हैं और उसके द्वारा गारंटी भी दी गई है तो अंशों का अंकित मूल्य और उसके द्वारा दी गई गारंटी तक सीमित होता है। जैसे पहला इसके अंतर्गत है कि सदस्यों को अपने द्वारा धारित अंशों पर अदद संपूर्ण राशि कंपनी द्वारा कभी भी मांगने पर चुकाई जा सकती है। यानी अंशों, अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी के अंश खरीदे तो उसके द्वारा अदद जो राशि होती है वो कंपनी द्वारा मांगने पर कभी भी चुकाई जा सकती है। एक बात तो ये है, और दूसरा है सदस्यों को गारंटी की राशि कंपनी के समापन पर चुकानी पड़ती है। सदस्यों को गारंटी की जो राशि होती है वह कंपनी के समापन पर चुकानी पड़ती है। अगर अंश खरीदे हैं तो उसकी अदद राशि यानी कोई बकाया राशि है तो उसकी मांग भी कंपनी द्वारा कभी भी की जा सकती है। इस प्रकार से सदस्यों के दायित्व के आधार पे जो कंपनी होती है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक होती है सीमित दायित्व वाली जो कंपनी होती है उसमें अंशों द्वारा सीमित कंपनी, या इसको बोलते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनी, सीमित दायित्व वाली कंपनी। एक तो होती है अंशों द्वारा, एक होती है गारंटी द्वारा, दोनों होती हैं। सीमित दायित्व वाली जो होती है इसके अंदर अंशों द्वारा और एक दूसरी होती है गारंटी द्वारा। इस प्रकार से एक व्यक्ति जो होता है कंपनी के अंश खरीदता है और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी के अंश भी क्रय करता है और गारंटी भी देता है, तो उसका दोहरा दायित्व होता है। इस प्रकार से गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का निर्माण सामान्यतः लाभ वाले उद्देश्य व्यापारिक कार्यों के लिए नहीं किया जाता,
गारंटी द्वारा कंपनी जो होती है इसका निर्माण लाभ कमाने के लिए नहीं किया जाता, लाभ कमाने वाले उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका निर्माण जो होता है वह कंपनियों का निर्माण वाणिज्य, विज्ञान, कला, धर्म आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितों के लिए किया जाता है। जैसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इसका निर्माण किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो कंपनी के वर्गीकरण में आता है। तीसरा वो है सदस्य के आधार पर या सदस्यों के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण, सदस्यों के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण। सदस्यों के आधार पर कंपनी को 3 भागों में बांटा जाता है। सदस्यों के आधार पर कंपनी जो है इसको 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले है एक व्यक्ति कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। नई संकल्पना 2013 में, कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर नई संकल्पना का जन्म हुआ है, जिसके अंदर एक ही व्यक्ति होता है, इसको चलाने वाला एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन उसका भी ओपीसी से अपना अलग अस्तित्व होता है, सीमित दायित्व होता है उसका, और उसे उसका अस्तित्व होता है वो भी अलग होता है। चलाने वाला सब एक ही व्यक्ति होता है इसका, लेकिन इसके संचालक 15 हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये अस्तित्व में आई, इसको ओपीसी बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी। दूसरी आती है प्राइवेट या निजी कंपनी, निजी कंपनी जिसको बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी इसको कहा जाता है, प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी। और तीसरी जो आती है वो है सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसको बोलते हैं। सदस्यों दायित्व के आधार पे जो कंपनी के जो प्रकार हैं उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट या निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी इसको बोलते हैं। उसके बाद में एक नियंत्रण के आधार पर भी कंपनी के प्रकार होते हैं। नियंत्रण के आधार पे जो कंपनी है उसको भी 3 भागों में बांटते हैं। 3 प्रकार इसके होते हैं कंपनी के। एक होती है सूत्रधारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी, और एक होती है सहचारी कंपनी। 3 प्रकार की होती है। उसके बाद में पूंजी बाजार के आधार पर भी कंपनी को 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है सूचीबद्ध कंपनी, एक होती है असूचीबद्ध कंपनियां होती हैं। अन्य कंपनियां भी होती हैं, जैसे सरकारी कंपनी होती है, फेरा कंपनी होती है, निष्क्रिय कंपनी भी होती है, या विदेशी कंपनियां भी हैं। इसके कई प्रकार और हैं, इनके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज मैंने आपको 2 प्रकार की जो कंपनियां हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन बताया है। निर्माण एवं सर्जन स्रोतों के आधार पर जो कंपनी है उसको 3 भागों में हम लोगों ने बांटा है। सहाय्य के पत्र द्वारा निर्मित कंपनी होती है, संसद के विशेष कानून या विधेयक द्वारा जो कंपनी का निर्माण होता है, और कंपनी अधिनियम के द्वारा कंपनी का निर्माण होता है। दूसरा, दायित्व के आधार पर जो कंपनी है उसको 2 भागों में बांटते हैं। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी और गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। इतना हम लोगों ने आज पढ़ा है। इसके आगे का जो विस्तार से जो पढ़ेंगे वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक सभी बच्चों को धन्यवाद।